हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। तो आज हम उग्र राष्ट्रवाद के युग में सूरत का विभाजन और उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सूरत विभाजन देखिए, सूरत विभाजन हुआ था कि कांग्रेस के कुछ जो सदस्य थे उदारवादी प्रवृत्ति के थे, कुछ जो थे वो उग्रवादी प्रवृत्ति के थे। ठीक है, 2006 के अधिवेशन में ये कोशिश की गई थी कि किसी भी प्रकार से उग्रवादियों को जो सत्र है कांग्रेस का सत्र उसके अध्यक्षता न करने दी जाए। और 2007 में भी 1907 में भी यही प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप सूरत में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, नरम दल, गरम दल। इसे ही हम सूरत की फूट भी कहते हैं। ठीक है, सूरत विभाजन स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में जबकि क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। इसका प्रमुख कारण कांग्रेस के दो विपरीत विचारधाराओं का उदय था। सूरत का रुख 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में संपन्न हुआ था तो उदारवादियों और उग्रवादियों के मतभेद खुलकर सामने आ गए। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नरम पंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार एवं सहयोग की नीति की कटु आलोचना की। तिलक की मंशा थी कि स्वदेश एवं बहिष्कार आंदोलन का पूरे बंगाल तथा देश के अन्य भागों में भी तेजी से विस्तार किया जाए तथा इसमें अन्य संस्थाओं यथा सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं को सभी को सम्मिलित किया जाए। इससे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए, जबकि उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे तथा अन्य संस्थाओं को इस आंदोलन में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे। उग्रवादी चाहते थे कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए, जबकि उदारवादियों का मत क्या था कि बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीके से हो। ठीक है, संवैधानिक तरीके से किया जाए तथा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया था। अंततः बीच का रास्ता निकालते हुए एक मध्य मार्गी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा बंगाल के विभाजन की आलोचना की गई तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इससे कुछ समय के लिए कांग्रेस का विभाजन टल गया। देखिए, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो फिर उसके बाद क्या किया गया, कांग्रेस का बनारस में सत्र आयोजित किया गया था। अब इसमें बाल गंगाधर तिलक क्या चाहते थे कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है इसका पूरे बंगाल में और भारत के भी अन्य हिस्सों में क्या किया जाना चाहिए, विस्तार किया जाना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के उदारवादी दल थे वो इसके समर्थन में नहीं थे। इसीलिए तब बीच का रास्ता निकालते हुए क्या किया गया, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। अब 1906 में वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे प्लस एक राजनीतिक बुजुर्ग थे, तो उनकी रिस्पेक्ट था, तो उनके जो अध्यक्षता थी उसके विरोध में कोई नहीं गया। 1906 में उग्रवादी पूरी फिराक में थे कि इस बार किसी उग्रवादी नेता को ही हम क्या करेंगे, अध्यक्ष बना के रहेंगे। लेकिन 1906 में भी एक खेल खेला गया था उदारवादियों के द्वारा। दिसंबर 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन में तत्कालीन दंगों एवं क्रांतिकारी आतंकवाद तथा उग्रवादी लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उदारवादियों का प्रभाव कम हो गया। इस अधिवेशन में उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम पंथियों में इसके लिए डॉक्टर रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया था। अंत में दादा भाई नौरोजी को सर्वसम्मति से अधिवेशन का अध्यक्ष चुनेगा। अब दादा भाई नौरोजी भी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो रिस्पेक्ट तो उनकी भी थी क्योंकि वो बहुत बड़े एक अर्थशास्त्र के जानकार भी थे। उन्होंने ही क्या दिया था, बहिर्गमन का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, तो दीज आर फैक्ट कि दादा भाई नौरोजी की रिस्पेक्ट थी, तो उन्होंने क्या किया, पहले रासबिहारी घोष को बनाने वाले थे, लेकिन नरमपंथी जानते थे कि घोष की अध्यक्षता का विरोध हो सकता है लेकिन नौरोजी की अध्यक्षता का विरोध नहीं हो सकता है, इसीलिए इनको अध्यक्ष बनने के लिए ही लंदन से बुलाया गया था। ठीक है, अंत में दादा भाई नौरोजी सर्वसम्मति से अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए तथा ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह
स्वराज्य स्वशासन को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का उपयोग किया गया था। आता है, पूछा जाता है, ठीक है, कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का उल्लेख किया गया था, मतलब प्रयोग किया गया था, ठीक है, किंतु इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, जिसके बाद में इस विषय पर उदारवादियों और उग्रवादियों में बहस छिड़ गई। कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से उत्साहित होकर उग्रवादियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा शिक्षा संस्थाओं, व्यवस्थापिका सभाओं एवं नगर निकायों इत्यादि का बहिष्कार करने की मांग प्रारंभ कर दी। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों के प्रस्तावों को ज्यादा महत्व न मिलने के कारण उनमें निराशा बढ़ी। धीरे धीरे दो पक्षों में मतभेद बढ़ने लगे। उग्रवादियों का मानना था कि इस समय भारतीयों का अभूतपूर्व उत्साह है तथा स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूपेण प्रारंभ करने का यह उपयुक्त समय है। उनका मत था कि अब वह समय आ गया है जब ब्रिटिश शासन पर आघात किया जाए तथा उसे जड़ से उखाड़कर फेंका जाए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उदारवादी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं तथा उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए। उदारवादियों ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि इस समय उग्रवादियों के साम्राज्यवाद विरोधी अभियान से उनका जुड़ना उचित नहीं है, क्योंकि उग्रवादी ब्रिटिश सरकार को हटाने पर तुले हुए हैं। उदारवादी यह विश्वास करने लगे थे कि निकाय सुधारों द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी उनका स्वप्न पूरा हो जाएगा। उदारवादी इतना ही चाहते थे कि जो ब्रिटिश प्रशासन चला रही हो उसमें भारतीयों की भागीदारी हो, ठीक है, और जो उग्रवादी थे वो ब्रिटिशों को ही भारत से खेदना चाहते थे। यहाँ पे यही है कि दोनों एक दूसरे के मत में नहीं है, विरोध हो रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। फिर क्या है, नरमपंथियों ने तर्क दिया कि अतिवादियों के दबाव में कांग्रेस को जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे भारतीय हितों को नुकसान पहुंचे। उदारवादी अतिवादियों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग या संबंध नहीं चाहते थे। उदारवादी यह अनुमान नहीं लगा सके कि सरकार द्वारा काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अतिवादियों को उदारवादियों से पृथक करना है, न कि उदारवादियों को उपहार देना। अतिवादियों ने भी नरमपंथियों को हर कदम पर गलत अनुमान लगाया। दोनों ही पक्ष इस बात की महत्ता से परिचित नहीं हो सके कि भारत जैसे विशाल औपनिवेशिक देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन एवं आपसी एकता अत्यंत आवश्यक है। विभाजन सुनिश्चित होना। देखिए 1907 में क्या हुआ था, वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाए तथा 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर मध्य प्रांत में आयोजित किया जाए तथा बाल गंगाधर तिलक या ये लाला लाजपत राय को इसके अध्यक्ष चुने जाए। ये था अतिवादियों का प्लान, मतलब जो उग्रवादी थे उनका प्लान था कि क्या करेंगे, हम नागपुर में आयोजित करेंगे। और नागपुर में किसकी चलती है बेटा, बाल गंगाधर तिलक की चलती है, ठीक है। लाला लाजपत राय पंजाब के थे, तो या तो हम बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाएंगे या तो हम लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाएंगे और इनसे स्वराज्य वाला पारित करवा लेंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरी ओर अतिवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए, किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था। उन्होंने राजबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का तथा स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों को वापस लेने की जोरदार मांग की। इस समय दोनों ही पक्षों ने अड़ियल रुख अपना लिया तथा समझौते की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। इस परिस्थितियों में कांग्रेस में विभाजन सुनिश्चित हो गया। चूंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, फलतः उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज्य या स्वशासन की मांग को तथा संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया, ठीक है। सूरत में हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उदारवादी चाहते थे उन्होंने अपने हिसाब से पारित करवा लिया। सरकार द्वारा दमन। इसके पश्चात सरकार ने अतिवादियों पर सुनियोजित हमले प्रारंभ कर दिए। 1907 से 1911 के मध्य विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए 5 नए कानून बनाए गए थे।
इन कानूनों में राजद्रोह अधिनियम, राजद्रोह सभा अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो 1907 से 1911 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 1911 में जॉर्ज पंचम आएंगे और इन सभी को खत्म कर देंगे। ठीक है, राजद्रोही सभा अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। प्रमुख नेता, मुख्य अतिवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को 1909 में देशद्रोह का आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। ठीक है, 1909 में बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोही आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया, चूंकि उन्होंने अपने पत्र केसरी में 1908 में मुजफ्फरपुर में बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंकने के बारे में लिखा था, जिसमें 2 निर्दोष यूरोपीय महिलाएं मारी गई। तिलक ने लिखा कि यह निस्संदेह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई विद्रोहियों को प्रेरित करेगा। इस प्रकार के घिनौने कृत्य से यह संभव नहीं है कि इस देश से ब्रिटिश शासन लुप्त हो जाए, लेकिन असीमित शक्ति का उपयोग करने वाले शासकों को यह याद रखना होगा कि मानवता के धैर्य की भी एक सीमा होती है। कई अखबारों ने सरकार को चेताया कि यदि वे रूसी तरीकों को अपनाते हैं तो भारतीय भी रूसी तरीकों की नकल करने को बाध्य हो जाएंगे। एक अन्य लेख में तिलक ने लिखा कि बमबारी रोकने का सही अर्थ होगा लोगों को स्वराज्य प्रदान करने के अधिकार की शुरुआत हो रही है। ठीक है, बमबारी रोकने का सही अर्थ होगा कि लोगों को स्वराज्य प्रदान करने के अधिकार की शुरुआत हो रही है। तिलक को दोषी ठहराया गया और उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 6 वर्षों के लिए देश निकाला दिया गया। उन्होंने 6 वर्षों के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया, मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, इसी समय विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया तथा लाला लाजपत राय विदेश चले गए। अतिवादी आंदोलन को आगे जारी रखने में असफल रहे। उदारवादियों की लोकप्रियता भी कम होती गई तथा वे युवाओं का सहयोग या समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे। 1908 के पश्चात कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ गया। इनमें दोबारा तेजी तब आई जब 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए। 1907 के बाद क्या हुआ, जब तिलक जेल गए ना, तो अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष और सचिन सान्याल, ठीक है, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने क्या किया था, संन्यास ले लिया था। फिर अरविंद घोष बाद में आएंगे, ये क्या एक संत बन गए, ठीक है, श्री अरविंदो। फिर धीरे धीरे अतिवादी ठंडे पड़ते गए। 1914 में जब तिलक आज़ाद हुए तब ये फिर से ऊपर उठने लगा गरम दल। सरकार की रणनीति इसमें क्या रही, सरकार, यहाँ पे सरकार जब वर्ड आएगा ना तो ब्रिटिशर्स को याद रखना है। ठीक है, ब्रिटिशर्स की क्या रणनीति रही। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उसके प्रति सरकार करोप सहयोगात्मक था। इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने प्रारंभ से ही उग्रवाद से स्वयं को दूर रखना प्रारंभ कर दिया गया, जिसका अभ्यास 19वीं सदी के अंतिम दशक में मिलना प्रारंभ हो गया। इस समय भी कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार रुख यथावत बना रहा, क्योंकि अंग्रेजों की दृष्टि से कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों के विरुद्ध थी तथा राष्ट्रवादी एवं उदार शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। किंतु बाद के वर्षों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह भंग हो गया तथा उसने राष्ट्रवादियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लिया। सरकार की इस नीति को 3 प्रमुख शब्दों अवरोध, सांत्वना एवं दमन के रूप में समझा जा सकता है। सरकार की इस नीति को 3 प्रमुख शब्दों अवरोध, सांत्वना, दमन के रूप में समझा जा सकता है। इस रणनीति के प्रथम चरणों में सरकार ने उदारवादियों को डराने हेतु अतिवादियों के साथ साधारण दमन की नीति अपनाई। द्वितीय चरण में सरकार ने उदारवादियों के मध्य कुछ मुद्दों पर सहमति हुई और सरकार ने उदारवादियों को आश्वासन दिया यदि वे अतिवादियों से स्वयं को अलग रखें, मतलब बता रही है वो उदारवादियों को कि वे अगर अतिवादियों से स्वयं को अलग रखें तो भारत में और संवैधानिक सुधार संभव हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को अतिवादियों से पृथक करना था। इस प्रकार उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के पश्चात सरकार के लिए अतिवादियों का दमन का मार्ग आसान हो गया, किंतु बाद में उदारवादी भी सरकार की उपेक्षा के शिकार बन गए। दुर्भाग्यवश
जबकि राष्ट्रवादियों में समन्वय की अत्यंत आवश्यकता थी। उदारवादी तथा अतिवादी दोनों ही अंग्रेज की रणनीति के शिकार हो गए तथा वे सरकार की वास्तविक मंशा को नहीं समझ सके। कांग्रेस की सूरत विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की इसी रणनीति का प्रतिफल था, जिसके तहत नरमपंथी तथा अतिवादी एक दूसरे से दूर होते गए। उनका मतभेद सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया। अब आता है मार्लेमेंटो सुधार। मार्लेमेंटो सुधार कब आया था? 1909। भारत परिषद अधिनियम, मार्लेमेंटो सुधार। मार्लेमेंटो सुधार का मतलब, मार्ले क्या थे? भारत के सचिव थे और मिंटो यहाँ के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वाइसरॉय। वाइसरॉय अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, जो शिमला प्रतिनिधि मंडल कहा जाता था, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। अच्छा, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, हिंदू मुसलमान अलग अलग हुए। ठीक है, पृथक निर्वाचन या मार्लेमेंटो वो गलती थी या फिर वो चली गई चाल थी जिसमें प्रॉपर डिवाइड एंड रूल किया गया। हिंदू मुसलमान को यहाँ से पूरा अलग कर दिया गया था। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी। मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रति वर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों का प्रभाव कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने की सुधार भी किया जाना आवश्यक हो गया। अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वशासन की कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले भी जॉन मार्ले भारत सचिव से मिलने इंग्लैंड गए थे। ठीक है, जो भारत सचिव होता था वो इंग्लैंड में महारानी, मतलब वो सचिव होता था। भारत सचिव का मतलब होता है महारानी का सचिव हो वो, जो भारत की जानकारी रखेगा। ठीक है, तो भारत सचिव का पद सबसे ऊंचा होता था और वो कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे और यहाँ पे वायसराय रहते थे। ठीक, जॉन मार्ले से मिलने के लिए कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मुख्य सुधार क्या रहा? वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मार्ले उदारवादियों एवं मुस्लिम द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर सहमत हुए। उन्होंने सुधारों और उपायों के एक दस्तावेज तैयार किए जिसमें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में रूपांतरित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी। इसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। सुमित सरकार के अनुसार केंद्र व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। इन 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में 5 नामजद और 27 चुने हुए सदस्य थे। निर्वाचित 27 सदस्यों में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थीं, जबकि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए और 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थी और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थी। तो ये क्या हुआ था? ये पूरा स्ट्रक्चर था सीटों का कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। इन 69 सदस्यों में 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में 5 नामजद और 27 चुने सदस्य थे। अब इन 27 सदस्यों में 8 सीटें पृथक निर्वाचन के थ्रू मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, जबकि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए, 2 सीटें जमींदार के लिए और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थी। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे और स्थानीय
निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों के आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन करने, उनको कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, फिर साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल और गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है ये? अब पार्लियामेंट सुधार में क्या आया? आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, मतलब जो सदस्य थे उनको बहस करने का अधिकार है, मतलब प्रश्न पूछने का अधिकार है। लेकिन प्रश्न पूछेगी, सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, उनके संशोधन प्रस्ताव, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, उनको कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने और साधारण प्रश्न पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। और इसके बाद क्या कह दिया गया कि अगर व्यवस्थापिका इतने अधिकार देने, मतलब प्रयोग करती है, इन अधिकारों का प्रस्ताव रखती है, तो इस प्रस्ताव को ठुकराने का अधिकार गवर्नर के पास है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे। ठीक है, सुधार का मूल्यांकन देखते हैं। पार्लियामेंटों में क्या क्या सुधार हुआ था। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का न तो कोई हल हो सकता था और न ही इससे वह निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार, विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया। लॉर्ड मार्ले ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत में स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मार्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया। उसने कहा, यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्यम भावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करना अथवा होने में यह सहायता मिलेगी, तो इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। मतलब वो टोटल इस बात का विरोध था कि भारत में क्या की जाए, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। ठीक है, वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथी एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। सरकार एवं मुस्लिम नेताओं ने जब भी द्विपक्षीय वार्ता की, उसका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा, किंतु वास्तव में इन व्यवस्था से मुसलमानों का छोटा सा वर्ग ही लाभान्वित हो सका। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार से बहुत सी छिन्नियों में छानने की क्रिया बन गई। कुछ लोग स्थानीय निकायों में चुनाव करते थे, ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल भारतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे। यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषदों के सदस्यों चुनाव करते थे। मतलब क्या हो गया कि जो जिसे चुन के जाए, कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, ये चुनाव मंडलों का मतलब जो सदस्य चुन के जाते थे, ये चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे। ठीक है, और ये चुनाव मंडल प्रांतीय सदस्यों का चुनाव करते थे, ये प्रांतीय सदस्य फिर केंद्र के सदस्यों का चुनाव करते थे। तो ये क्या हो रही है, प्रक्रिया बहुत ही छन के जाने वाली हो रही है। ठीक है, कि वो इसका चुनाव कर रहे हैं, फिर ये लोग मिलके सामने वाले का चुनाव कर रहे हैं, प्रांत वाले फिर केंद्र का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। सुधारों का कार्यान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई। संसदीय प्रणाली
तो दे दी गई, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, जिससे सरकार की विवेकहीन तथा उत्तरदायी प्रक्रिया की आलोचना की जाने लगी। भारतीय नेताओं ने विधानमंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना लिया। केवल गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ ही नेता इस अवसर का वास्तविक उपयोग कर सके। उन्होंने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना की तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों जैसे मुद्दों को उठाकर इस मंच का सही अर्थों में उपयोग किया। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, किंतु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य नहीं रहीं। 1909 में सुधारों से जनता न तो केवल नाम मात्र के सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इससे प्रभाव तो मिला, शक्ति नहीं। शासन का उत्तरदायित्व अन्य वर्गों को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल तथा कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बढ़ गई तथा भारतीय और सरकार के संबंध और बदतर हो गए। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था और उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की, उन्हें हितवादी निरंकुशता सौंप दी गई और इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा, मार्ले मिंटो सुधार हमारा सर्वनाश कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, क्या कहा था? मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो यहाँ पे इस चैप्टर का सारांश आता है, आप इसे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। शुरू से हमने जो भी पढ़ा है बस वही सारांश में रहता है, लेकिन सारांश को एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। उग्र राष्ट्रवाद के कारण दिया हुआ है, उग्रवादियों के सिद्धांत, स्वदेशियों बहिष्कार आंदोलन, विरोध आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों द्वारा अपने हाथ में लेने के कारण, आंदोलन का सामाजिक आधार, बंगाल विभाजन का रद्द होना, स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण, आंदोलन के मुख्य उपलब्धियां, सूरत का विभाजन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हेतु सरकार के किए गए प्रयास, मार्ले मिंटो सुधार। तो अगली बार हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। साथ ही साथ सीजी में क्या हो रहा है, सीजी शिक्षक भर्ती, CGSSB द्वारा शिक्षक भर्ती आयोजन किए जाने वाला है 3 महीने बाद, तो हम उसकी भी क्लासेस करना शुरू करेंगे। ये क्लासेस MCQ के रूप में होंगी। इसमें जो साइंस वाले हैं उनके लिए साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, सब जितने भी सब्जेक्ट वाइज हैं हम सभी धीरे धीरे कवर कराते जाएंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं शिक्षक भर्ती के लिए तो बिल्कुल देना चाहिए। और साथ ही साथ CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की भी क्लासेस होंगी। तो अगर आप जुड़े रहिए विद्यालय IAS से, तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।